एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आज बेटे मेरे बिजनेस एथिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका पहले चैप्टर का नाम भी यही है बच्चे, बिजनेस एथिक्स। मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको भी अच्छा लगे शायद। ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले ना क्या है, मॉड्यूल ने कुछ एथिक्स के ऊपर ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले का ही पेज है मेरा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इस टॉक के बाद स्टार्ट होता है। तो ये टॉक भी मैं ले रही हूँ क्योंकि हो सकता है इसमें जो लाइनें हैं वो एग्जाम में आ जाएं और ऑथर बोल दे, एग्जामिनर बोल दे जी ये लाइन लिख दे और बोले कमेंट। तो इसलिए वो एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए। तो उस वजह से पढ़ा रही हूँ कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप उसे मिस ना करें, और जो आपकी इच्छा है 40 में से कम 35 लाने की वो हो सके पूरी, राइट? क्योंकि मेरी एक ही इंटेंशन है कि यू परफॉर्म द बेस्ट and that you can do with the help of these lectures, and I'm very sure of that, right? तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें उसने एथिक्स का ही मीनिंग बताया कि जी एथिक्स होता क्या है आपका, मीनिंग ऑफ एथिक्स। मैंने आपको पहले भी ना हल्का सा आइडिया दिया था कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स होता है सबका सोचो। ऐसे रफ लैंग्वेज, रॉ लैंग्वेज में जरूर आना चाहिए जिससे कि थॉट क्लियर रहे। सबका सोचो फिर डिसाइड करो। इसका मतलब है जब आप सेल्फलेस हो जाते हो, अपने आप को भूल के सबका सोच के डिसाइड करते हो, तब आप एथिकल हो। ये एक थॉट प्रोसेस है, इससे आप पकड़ोगे तो सारा आपको बड़ा अच्छे से समझ आएगा। आगे सुनिए आप, वो क्या बोलता है। कहते हैं सबसे पहले वो बोलता है हमारे वेदांत है। वेद पुराण है ना हमारे, उसमें सबसे पहले उसने वेदांतास की बात करी है। कहते हैं जो हमारे वेदांत है वो ये बोलते हैं कि इंसान के अंदर ना एथिकल वैल्यूज और उसकी एथिकल हैबिट्स होनी चाहिए। मतलब वेदों ने भी ये बात कही है कि एथिकल वैल्यूज और हैबिट्स बनाइए। इसका मतलब है आप सबका सोचिए फिर वो करिए जिससे किसी का भी गलत ना हो, क्योंकि तभी आप सही कर रहे हैं। एक अच्छा इंसान बनने का अगर किसी को है कि भैया मेरे को एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, तो फिर उसका एक ही रास्ता है, एथिकल होकर चलिए। अपनी वैल्यूज, वैल्यूज होता है आप किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए। इसका मतलब है वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जिससे सबका फायदा हो। आपके थॉट प्रोसेस, आपकी हैबिट्स, जो भी आप करें उसमें आप कुछ भी करते हुए पहले सोचें किसी का प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी एथिकल वैल्यूज एंड हैबिट्स हैं। आपको भी लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा ख्याल है कि एथिकल होना चाहिए। तो अब वहां पे बात आती है कि एथिकल होने के उसने बोला कि जो अगर आप एथिकल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये आपकी एथिकल वैल्यूज एंड हैबिट्स आए, तो उसका आंसर दिया उसने, बोला 2 टाइप के तप होते हैं, वो आप करिए। अब ये 2 टाइप के तप क्या है? तो पहला आता है यम, और दूसरा आता है नियम। कि कुछ आपको तप फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। आई डोंट नो, कुछ आपको यम फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। देख लीजिएगा मैंने क्या बोला था अभी। मुझे ये बोलना है कि 2 तरह के तप होते हैं जिससे आप एथिकल वैल्यूज और हैबिट्स लेके आ सकते हो, और वो 2 तप है यम और नियम। अब बात आती है यम क्या होता है। तो यम होता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि मैं ऐसे नहीं करूंगा। बेसिकली यम क्या है? दैट गवर्न आवर रिलेशनशिप विद अदर्स। दूसरों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे होंगे उसको बेहतर करने के लिए आप कुछ यम डिसाइड करते हो। नेगेटिव थॉट प्रोसेस कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपने ऊपर रिस्ट्रेंट लगाते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो। तो कहते हैं इट गवर्न्स आवर रिलेशंस विद अदर्स। फिर आगे बात आती है कि ये होते क्या है। तो उसने जो वर्ड यूज किया वो कहता है दीज आर रिस्ट्रेंट्स। जो असली वर्ड उसने यूज किया, जो एज इट इज पकड़ना चाहिए आपको, वो कहता है कि व्हाट आर दीज आर रिस्ट्रेंट्स। जो मैंने बोला रिस्ट्रिक्शंस जो आप अपने ऊपर लगाते हो। जैसे मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी से लगाव नहीं रखूंगा, डिटैच्ड रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा।
तो जब भी आप नहीं नहीं मतलब मैं अपने आप को रोकूंगा ये करने से, है ना, ये गलत काम है। तो क्यों? क्योंकि ऐसा करने से अगर आप ये गलत काम नहीं करोगे तो आप किसी का कोई नुकसान नहीं करोगे, और जब आप किसी का नुकसान नहीं करोगे तो आप एथिकल ही तो हो गए, क्योंकि एथिकल व्यक्ति किसी का कभी नुकसान चाहकर नहीं करता है। हो जाता है वो एक अलग इशू है, लेकिन इंटेंशन बैड नहीं थी उसके। और ऐसा आप कर सकते हो अगर आप यम का इस्तेमाल करो। यम मतलब अपने ऊपर रोक लगाओ, अपने ऊपर रिस्ट्रेंट लगाओ, सेल्फ कंट्रोल लेकर आओ कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे कुछ यम डिसाइड कर लोगे तो आपके रिलेशन दूसरों के साथ इम्प्रूव्ड हो जाएंगे, बिकॉज यू विल बी कंसिडर्ड अ वेरी एथिकल पर्सन और योर वैल्यूज एंड हैबिट्स विल बी टेकन एज एथिकल, राइट। फिर आया नियम। नियम होता है कि मैं ये करूंगा। नियम ये होता है कि कुछ भी आपने सोचा कि मैं ये करूंगा, तो वो पॉजिटिव एक्ट्स है। अब वो क्या है? वो कहते हैं कि इट गवर्न्स अवर रिलेशंस, कि हम ये क्यों फॉलो करते हैं। वो कहते हैं इट गवर्न्स आवर रिलेशंस विद आवर हायर सेल्फ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब, ध्यान से सुनिएगा। कहता है इट गवर्न आवर रिलेशन विद आवर हायर सेल्फ। अब जो मुझे इसका मीनिंग समझ आता है वो ये है, कहते हैं कि ये जो हम नियम फॉलो करते हैं वो इसलिए करते हैं जिससे कि एक देखो हमारे भगवत गीता मैंने पढ़ी है। भगवत गीता में साफ लिखा है कि प्रभु हमारे हृदय में वास करते हैं। अब प्रभु क्या है? वो तो परमात्मा है। और हमारा क्या है? हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है और एक आत्मा है। उस आत्मा को ही हम क्या बोलते हैं? सोल। तो परमात्मा क्या हो गए? सुपर सोल। और परमात्मा, परमात्मा हमारे प्रभु हमारे कहाँ वास करते हैं? हमारे हृदय में वास करते हैं, ऐसा भगवत गीता ने कहा है, राइट। इसका मतलब हमें प्रभु को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, हर पल हमारे साथ है, बस जानने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से वो ये कहना चाहता है कि आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है वो हो सकता है अगर आप कुछ नियम बनाएं। इसको ना बेसिकली ऐसे समझूंगी मैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिस्टिक हो जाते हैं, दो तरह की ह्यूमन बींग्स होते हैं, एक स्पिरिचुअलिस्टिक और एक मटेरियलिस्टिक। वापस आऊंगे इस टॉपिक पे। तो मेरे हिसाब से हायर सेल्फ क्या है? परमात्मा, ठीक है। वो कहता है कि हमारे रिलेशन, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है जब हम इस तरह के नियम फॉलो करते हैं। नियम पॉजिटिव एक्ट्स, जैसे उसने एग्जांपल दिया कि मेंटल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, कंटेंटमेंट, सेटिस्फाइड रहना जिंदगी में, सेल्फ डिसिप्लिन। किसी ने सोचा कि जी मैं सुबह सूर्यास्त से पहले उठ जाऊंगा, फिर ये पूजा पाठ करूंगा, कोई भी इस तरह के नियम बनाए तो फिर वो क्या है? वो अपने ऊपर, वो भी सेल्फ कंट्रोल है अगर आप ध्यान से देखें। ये बेसिकली यम और नियम दोनों के दोनों अगर आप ध्यान से देखो तब भी तो है। और तब क्या होता है जो काफी डिफिकल्ट होता है, जिसमें आपको अपने आप को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करना पड़ता है, आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल लेकर ये सब करना पड़ता है। आपका दिमाग आपको कहेगा कि मैं उसके साथ गलत करूं, लेकिन आपका डिसिप्लिन आपको कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं करना है। आपने यम अगर बना रखा है या नियम आपने बना रखा है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उस यम और नियम पे टिकोगे। उसको टिकने को ही हम तप कह रहे हैं, इसी को मैं सेल्फ कंट्रोल कह रही हूँ। इसी से ही आप स्ट्रांग बन सकते हो। तभी उसने लिखा, कहते नियम में सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी, डिवोशन टू द सीक्रेट, कि जो प्रभु की तरफ आसक्ति है आपकी। मतलब बेसिकली वो क्या कह रहा है? कहता है आप अपने आप को भुला दो और बस सबका ध्यान रखो, तो आप अपने आप एथिकल हो जाते हो। आप कुछ यम बनाओ जिससे आप किसी का कुछ गलत ना कर पाओगे, तो अपने आप बढ़िया हो जाएगा। आप अपने लिए कुछ नियम बनाओ जिससे आपकी थॉट प्रोसेस में प्योरिटी आएगी, तो आपके मन से ही नहीं आवाज आएगी कि आप कुछ किसी के साथ गलत करें। क्योंकि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो इंसान को कुछ और अच्छा नहीं लगता है। ये बिल्कुल सच है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, कि अगर आपको विश्वास हो जाए कि प्रभु का वास है हमारे हृदय में और प्रभु ही सब कुछ है, तो ऐसा हो जाता है कि हमें कोई चीज नहीं चाहिए होती है। देखो दो तरह के ना जहां होते हैं, एक स्पिरिचुअलिस्टिक इंसान होता है और एक मटीरियलिस्टिक होता है। एक स्पिरिचुअलिस्टिक होता है
स्पिरिचुअलिस्टिक कौन होता है? जो आत्मिकता की खोज में रहता है। स्पिरिट क्या होता है? सोल। तो स्पिरिचुअलिस्टिक हो गया जो स्पिरिचुअल बातें करता है, आत्मिक सुख की खोज में रहता है। और जिसको आत्मा का सुख चाहिए वो तभी मिलता है जब उसको परमात्मा से बातचीत होती है। वो तभी होता है जब वो बहुत धार्मिक होके एक पर्टिकुलर चीज में ये आसक्ति आ जाती है उसकी प्रभु में, और उसको उसी में ही आनंद मिलता है और उसको लगता है कि प्रभु ही सब कुछ है, तो फिर वो सही मायने में स्पिरिचुअलिस्टिक है। और जो मटीरियलिस्टिक है, जब आप मटीरियलिस्टिक सीखोगे ना आपको स्पिरिचुअलिस्टिक ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मटीरियलिस्टिक क्या होता है? मटीरियलिस्टिक वो इंसान है जो मटीरियल के पीछे पड़ा हुआ है, भौतिकवाद है। मतलब अगर आप आत्मिक सुख की खोज कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअलिस्टिक हैं, और जब आप स्पिरिचुअलिस्टिक है तो आपको कोई और चीज तो चाहिए नहीं ना। और जो मटेरियलिस्टिक इंसान है वो मटेरियलिज्म में विश्वास करता है। मटेरियलिज्म सिर्फ एक चीज में विश्वास करता है, मैटर, कि हर चीज कोई चीज से बनी है, दैट्स ऑल। बस जो हमारे आसपास चीजें हैं यही सब कुछ है। इसको इसलिए उसको भौतिकवादिता कहा जाता है। मटेरियलिस्टिक आदमी जो होगा उसको ऐसे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे पास 1.5 लाख की घड़ी हो, मेरे पास 2.5 लाख का सोफा सेट है, मेरे घर में ये चीज है, मेरे पास ये बड़ी गाड़ी है। ये मटेरियलिस्टिक इंसान है जिसको सारे भौतिक सुख चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको उसी से वो लगता है बस यही सब कुछ है। एक जन्म जो मेरा हुआ है वो इसीलिए हुआ है, संसार में इतना सब कुछ खूबसूरत है, बस उसको प्राप्त किया तो मेरा जन्म सफल हो गया। मैं तो बहुत अच्छा जी रहा हूं क्योंकि मेरे पास जीवन की हर सुख संपत्ति है। ये उसका थॉट प्रोसेस है मटेरियलिस्टिक आदमी का। सही या गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। उसको उसी से अच्छा लगता है। मैडम एक्स के पास 4 लाख का डायमंड सेट है, उनको बहुत एंजॉयमेंट आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सोच सोच के कि मैं इतना बड़ा डायमंड सेट लिया और मैं पहन के जा रही हूँ। वो मटेरियलिस्टिक है, इसलिए उनको ऐसा अच्छा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैं इतना अफोर्ड कर पाई कि मैंने इतना बढ़िया ज्वेलरी लिया। सोचिए मैं क्या बोल रही हूँ। अब असली बात यहाँ नहीं है, हम कोई सत्संग नहीं कर रहे हैं, हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, मार्क्स लाने हैं। ये बात और है कि ये सब मेरी थॉट प्रोसेस है। अब मेरे हिसाब से जो मुझे बहुत सही लगती है बातें, कि अगर आप मटेरियलिस्टिक है मतलब आप भौतिकवादी हैं, मतलब आपको भौतिक वस्तुओं में आनंद मिलता है। इट मीन्स यू लव कलेक्शन ऑफ मटेरियल, ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, एंड यू फील दीज थिंग्स ओनली गिव कंफर्ट। असली बात यह है कि आपको लगता है इसी से ही आनंद आता है। अब ये सब चीजें पैसे से आती हैं। आगे आप समझ गए कि इसका मतलब है अगर मैं मटेरियलिस्टिक हो जाऊं और मुझे इन्हीं चीजों का आनंद आए तो मेरे पास एक ही इच्छा होगी, पैसा आ जाए, किसी तरीके से ये आ जाए, 4 लाख आ जाए तो मैं डायमंड सेट ले सकूं, किसी तरीके से ये 50 लाख आ जाए तो मैं ये गाड़ी ले सकूं, किसी तरीके से 2 लाख और आ जाए तो मैं ये बड़ी घड़ी ले सकूं। इसका मतलब है ये व्यक्ति पैसा कमाने की सोचने लग जाएगा। देखो पैसा सबको कमाना होता है, बेसिक नेसेसिटीज सबकी होती है, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए तो पैसा चाहिए। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक होगा उसको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, और जब बहुत ज्यादा पैसा उसका टारगेट बन जाएगा तो टारगेट सोचिए उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, तो वो सबको ध्यान कैसे दे पाएगा? अगर उसको लगेगा कि ये सब करने से मेरे को पैसा मिल जाएगा वो करेगा, ताकि उसको पैसे का प्राप्ति हो और फिर वो करे जो वो चाह रहा था। The materialistic thing he wanted, he can gain it, he can obtain it with that money only. He knows this thing very well. इसका मतलब है मटेरियलिज्म से इंसान के अंदर और ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा पैदा होगी। उसका टारगेट ही गलत बन गया। ऐसे में हो सकता है वो किसी को गलत भी कर जाए। क्यों? एहसास नहीं रहा, चाहता था, अरे चाहता नहीं था, हो गया।
वो तो बस पैसा कमाना चाहता था, भूल गया कि अगर यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा तो पोल्यूशन होगा। उसको बस ये याद रहा यहाँ फैक्ट्री लगाने से बहुत फायदा है, मेरे बिजनेस का खूब नफा बनेगा। लगा दिया फैक्ट्री। अब लोग बाग परेशान है, ध्यान ही नहीं गया ना उस तरफ, उसका सोच ही नहीं है। सोच क्यों नहीं है? मटेरियलिज्म सीधा कनेक्शन है मेरे हिसाब से। अब स्पिरिचुअलिज्म पे आ जाइए, जो आत्मिक सुख की खोज में रहते हैं। ये सच्चे मायने में वो लोग हैं जो प्रभु की तलाश में हैं, जो हमारे खुद के हृदय में वास करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। वो इस सच को समझना चाहते हैं कि ये पावर कौन सी है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। वो उसका बोध करना चाहते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे में फिर वो अपने वेद, पुराण, गीता, अब ये सब चीजें, इस तरह की किताबें, उसके जरिए पूजा पाठ, धार्मिक स्थलों पे जाना, वो सब शायद उनको उससे लगता है कि मेरे को ये सब ज्ञान मिलेगा, इस ज्ञान से मेरे को प्रभु की बोध होगी, प्रभु की प्राप्ति होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तपस्वी लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं। वो तप क्यों करते हैं? वो भी यही चाहते हैं। अब ज्यादा बात नहीं, असली बात यह है कि जो स्पिरिचुअलिस्टिक है तो वो मटेरियलिस्टिक नहीं है ना। उसको, अगर मैं स्पिरिचुअलिस्टिक हूं तो किसी पार्टी में किसी वुमन के पास डायमंड सेट महंगे से महंगा देखकर भी मेरे को इच्छा जागृत नहीं होगी, ना मेरे को जेलस होगी, ना मेरे को इच्छा जागृत होगी कि मेरे पास भी ऐसा सेट हो। और अगर मेरे पास है भी तो मेरे को शायद इच्छा ना करेगी मेरे को पहन के जाए, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं जाता उन बातों की तरफ, क्योंकि मेरे लिए वो बातें इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं मटेरियलिस्टिक जो नहीं हूं। अगर ऐसा है, मैं ये बात कर रही हूं, देखो थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। मार्केट्स कैसे चलेंगी? जहां कैसे आगे बढ़ेगा? लोग जिएंगे कैसे? खाएंगे पिएंगे कैसे? बेसिक नेसेसिटीज कैसे पूरी होंगी? मटेरियलिज्म की वजह से ही हो रही है। एक व्यक्ति चीज बनाता है, दूसरा खरीदता है, वो उसका पैसा देता है तो उसका घर चलता है। तो मटेरियलिज्म जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि सब चीजों का तरफ इंसान ब्लाइंड हो जाए, कुछ भी ना दिखे और बस पैसा पैसा पैसा। वो गलत है। डिग्री हाई नहीं होनी चाहिए। और जो स्पिरिचुअलिस्टिक इंसान है उसे कोई भौतिक चीज चाहिए ही नहीं है। बेयर नेसेसिटीज के बाद ही इज वेरी हैप्पी, क्योंकि उसको तो अपने पूजा पाठ और ज्ञान प्राप्त करने में ही आनंद आ रहा है। अब ये इंसान, उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट तो कोई है नहीं ना, क्योंकि पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए तो कुछ अपना सेल्फ इंटरेस्ट आता ही नहीं है। इसीलिए बड़ी ब्यूटीफुल लाइन ऑथर ने लिखी, कहता है एथिक्स इज अ वे ऑफ बीइंग अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एथिक्स से आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। एंड द बेसिस ऑफ ऑल एथिक्स इज स्पिरिचुअलिटी। ब्यूटीफुल लाइन, बहुत पसंद है मुझे। कहता है बेसिस ऑफ एथिक्स इज स्पिरिचुअलिटी। कि अगर आप स्पिरिचुअलिस्टिक हो जाते हैं तभी आप काफी हद तक एथिकल होने की कोशिश शुरू कर सकते हैं। ऐसा उसका थॉट प्रोसेस है। मेरे को उसके थॉट प्रोसेस सिखाना है कि वेदों ने क्या कहा। उसके बाद उसने जो बताया, मैंने वो सब बताया। अब स्पिरिचुअलिटी पे उसने लिखा, कहता द विजन ऑफ वंस ओन सेल्फ इन ऑल बीइंग्स। कि अगर मैं स्पिरिचुअलिस्टिक हूं तो मैं सब में खुद को देखता हूं। इसका मतलब सब खुश तो मैं तो खुश ही खुश, क्योंकि मैं अकेले में कुछ नहीं हूं, तुम सबसे ही मैं हूं। तुम सब खुश तो मैं खुश। तो ऐसा इंसान तो सबके भले की सोचेगा ना, क्योंकि उसको सबकी भलाई में ही खुशी नजर आ रही है, और तो कुछ चाहिए नहीं ना उसको। कहता है one's own self in all beings and an obligation to consider
Not only our personal well-being, but also that of others and of human society as a whole. कि हम ना सिर्फ अपना बल्कि पूरी समाज, पूरी सोसाइटी, सारे लोगों को जो हमारे आसपास है उनके भले का सोचने लग जाते हैं जब हम स्पिरिचुअलिस्टिक हो जाते हैं। उसके बाद ये टॉक थी वेदांत की, उसके बाद स्वामी विवेकानंद की बातें करी हैं उन्होंने, ऑथर्स ने आपके। अब इन्होंने क्या कहा, स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा सेल्फलेसनेस, इसके बारे में ही बात करी है उन्होंने सारा टाइम, कि आप सेल्फलेस हो जाइए। सेल्फलेसनेस, कि आप सेल्फलेस हो जाइए। सेल्फलेस मतलब अपना ख्याल करना छोड़ दीजिए। बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी ने ये कहा है कि हमारे पास एक शक्ति है जिससे हम चाहें तो हम अनसेल्फिश हो सकते हैं। हम अपने आप को भुला के सिर्फ सबका ध्यान रखें, ऐसा हो सकता है। हमारे अंदर ही वो पावर है। तो वो भी वो प्रभु की ही याद दिला रहे हैं, उस सुपर सोल की ही याद दिला रहे हैं, परमात्मा की। ही सेज वेदर मन अंडरस्टैंड इट और नॉट, कि लोग समझे या ना समझे, वेदर men अंडरस्टैंड इट और नॉट, कि लोग समझें या ना समझें, दे आर इम्पेल्ड बाय दैट पावर। एक शक्ति है, दैट पावर बिहाइंड टू बिकम अनसेल्फिश। बहुत ब्यूटीफुल लाइन। स्वामी जी क्या कहते हैं? कहते हैं लोग समझें या ना समझें, एक शक्ति है जो उन्हें एनकरेज करती है, जो उन्हें शक्ति देती है कि वो अगर चाहे तो अनसेल्फिश हो सकते हैं। बस उसका ज्ञान होना जरूरी है, उसका एहसास करना जरूरी है। इसी को बोलते हैं आवर रिलेशनशिप विद आवर ओन हायर सेल्फ। अगर हमारा अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए तो हमें कुछ और अच्छा नहीं लगेगा, हमें सिर्फ ये अच्छा लगेगा कि सब खुश हों। सबकी खुशी में ही हम अपनी खुशी ढूंढेंगे, और तभी विवेकानंद जी कहते हैं आप सेल्फलेस हो जाएंगे, और तभी आप एथिकल कहलाते हैं। कहते हैं स्वामी बी दाओ अनसेल्फिश। जब वो बोलते हैं बी दाओ अनसेल्फिश, इसका मतलब है तुम अनसेल्फिश हो जाओ। नॉट आई बट दाओ, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ एथिकल इश्यूज। जब वो बोलते हैं नॉट आई बट दाओ, इसका मतलब है अपने बारे में सोचना छोड़ दो, मैं करना छोड़ दो, तुम करना शुरू कर दो। सामने वाले के बारे में सोचो, उसके बारे में बात करो, उसका ख्याल रखो, अपना ख्याल छोड़ दो। ऐसे हो जाते हो तभी एथिकल होते हो, अदरवाइज नहीं हो पाते हो। कहते स्वामी जी वॉज वेरी मच ग्रीव्ड, उन्हें बहुत दुख होता था देख के कि लोग अपनी कोई ना कोई पावर के बेसिस पे प्रिविलेजेस लेना चाहते हैं। प्रिविलेजेस मीन स्पेशल राइट्स। कभी मसल पावर, शारीरिक, कभी दिमागी पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, कभी वेल्थ की पावर। तो कभी भी कोई भी पैसे की शक्ति यूज कर रहे हो, या दिमाग की शक्ति यूज कर रहे हो, या शारीरिक शक्ति यूज कर रहे हो, और दूसरों से ज्यादा फायदे उठाना चाहते हो, दिस इज रॉन्ग। कहते मुझे बहुत दुख होता है जब लोग ऐसे करते हैं। फिर बड़ी एक खूबसूरत लाइन लिखी जो एग्जामिनर भी दे सकता है आपको एग्जाम में। बोले उन्होंने, स्वामी जी ने कहा था, एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड पावर विदाउट होलीनेस makes human beings devils. ब्यूटीफुल लाइन। एग्जामिनर ये लाइन लिखेगा और वो पूछेगा जी किसने कही और वो क्या कहना चाहते थे। 3 मार्क 4 मार्क कुछ भी।
तो आपको ये लाइनें जो मैं बता रही हूँ, हाईलाइट कर रखी है मैंने या मैं सिखा रही हूँ, वो आपको लर्न करके जानी चाहिए अगर आप 0% रिस्क लेना चाहते हो, राइट। अब मैं समझा सकती हूँ उसको, सीखिए। एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड पावर, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पावर है, कोई भी पावर, वेल्थ पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, फिजिकल पावर, है ना, मसल पावर जैसे बोलते हैं, कोई भी पावर है, लेकिन आपके पास होलीनेस नहीं है। होलीनेस क्या होता है? होलीनेस होता है इस तरह का, टू सी व्हाट इज मॉरली गुड। व्हाट इज मॉरली गुड का क्या मतलब है? कि क्या सही और क्या गलत, अगर आपको इसकी पहचान है, दैट इज होलीनेस। तो वो क्या कहता है? कहता है अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड पावर है, लेकिन हमें ये नहीं पता क्या अच्छा और क्या बुरा सबके लिए, तो फिर हम शैतान से कम तो नहीं है। अगर आप ऐसे हो जाएंगे तो फिर आप सबका नहीं सोचेंगे, आप अच्छे और बुरे का बोध नहीं रखेंगे, तो फिर आप लोगों के साथ गलत भी कर जाएंगे। वो साइंटिस्ट, फिर वो ह्यूमन बॉम्ब, वो टेररिज्म, वो सब क्या है? वो यही तो है, डेविल्स ही तो है। और वो क्या है? एक्सेस ऑफ नॉलेज ही तो है, एक्सेस ऑफ पावर ही तो है उनके पास। दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से। इसका मतलब है नॉलेज और पावर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ होलीनेस होना बहुत ज़रूरी है। और होलीनेस होता है इस तरफ ख्याल करना कि क्या सही और क्या गलत। जब आप सबको साथ लेके चलते हैं तभी आप होलीनेस में जाते हैं, और विदाउट होलीनेस इंसान सिर्फ शैतान बनेगा, क्योंकि उसी नॉलेज और पावर का इस्तेमाल गलत राह पे होगा, जिससे दूसरों का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और तब वो अनएथिकल हो जाएगा। क्योंकि एथिकल वो तभी होता है जब सबका सोचता है और फिर काम करता है, या तब डिसाइड करता है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि ये वेदांत जो है उन्होंने दो तरह के तप बताए, नियम यम। और जो हमारे विवेकानंद जी हैं, उन्होंने सेल्फलेस होने की बातें करी हैं। उन्होंने कहा भी आप सेल्फिश मत होइए। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, ये वाली, एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड पावर वाली। तो ऐसे ध्यान रखना कि किसने क्या बोला, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट थॉट आता है वो सुक्राट्स का है। हाँ, सुक्राट्स जो एक ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं, हिस्ट्री की किताबों में इनका नाम आता है, सुक्राट्स। ग्रीक फिलोसोफर है बेसिकली। इन्होंने ना बड़ी ब्यूटीफुल बात करी। इन्होंने बोला कि हर चीज की ना, कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, आप एथिकल होना चाहते हैं, तो पहले वो एथिकल क्यों होना चाहिए, इस चीज की समझ ज्ञान करें, इस चीज की समझ प्राप्त करिए। मतलब ही टॉक्ड अबाउट रैशनल अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने हर चीज की रैशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करी। जैसे हम एक छोटा बच्चा है, हम उसको बोलते हैं कि बेटा आपको झूठ नहीं बोलना है, बस हम इतना बोलते हैं कि बेटा आपको झूठ नहीं बोलना है। फिर उसने कभी झूठ बोला, बेटा आपको बोला ना झूठ नहीं बोलना है, तो वो झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा, वो झूठ बोलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको रैशनल अंडरस्टैंडिंग तो दे ही नहीं रहे हो ना कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। अगर आप उसको समझाओ कि बेटा आपने झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, एक झूठ की वजह से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, जिंदगी में कोई विश्वास करना बंद कर देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बच्चे को आराम से बैठ के वो प्रॉब्लम्स गिनवाओ कि झूठ बोलने से कब क्या क्या तक वो समस्या में जा सकता है। फिर उसको समझ आया कि अरे झूठ बोलना तो सही नहीं है, इससे तो नुकसान होता है, फिर वो झूठ बोलना बंद कर देगा। आप में से कई होंगे जो सत्संग में जाते होंगे, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। क्यों? क्योंकि तभी तो रैशनल अंडरस्टैंडिंग होगी। सत्संग में जाते हैं तो हम यही बोलते हैं ना कि प्रभु के बारे में सोचिए, आत्मा के परमात्मा से मिलन की बातें होती है मेरे ख्याल से सारा टाइम सत्संग में, जिसमें प्रभु की महिमा का गुणगान किया जाता है। गॉड इज एवरीथिंग, क्या अच्छा क्या बुरा, यही तो है सत्संग। सोचिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करे, तो उसको पहले उसकी अच्छे काम, क्यों अच्छा काम है, उससे क्या फायदा होगा, वो गिनाना पड़ेगा। जब उसको अंदर तक लॉजिकली समझ आ जाएगा कि ये वाकई अच्छा क्यों है और ऐसा करने से क्या अच्छा हो रहा है, तभी वो उस अच्छाई को अपनाएगा। ये सोक्राट्स ने कहा था।
बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है उसने। बोलता है रैशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ गुडनेस। नेचर एंड मीनिंग, वो कहता है हर चीज की नेचर एंड मीनिंग समझाओ। नेचर मतलब वो चीज है क्या, उस क्या का बोध कराओ, उसको उसको समझ दो कि वो क्या है। गुडनेस क्या है, अच्छाई क्या है, सेल्फ कंट्रोल क्या है, क्यों चाहिए, ट्रूथ, विजडम, ये सारी गुड क्वालिटीज का मायने दीजिए, पहले उसको समझाइए बैठ के। जस्टिस, वो कहते हैं नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स इज द प्री कंडीशन। कहता है इनकी जब आप नेचर एंड मीनिंग ऑफ गुडनेस एटसेट्रा, कहता है इट इज द प्री कंडीशन। Precondition for their practice. Beautiful line. And evil is the result of ignorance. क्या कहना चाहता है वो ये कहता है कि ये गुडनेस, ये विजडम, ये ट्रूथ, ये सब अच्छी अच्छी बातों का पहले आप रैशनल अंडरस्टैंडिंग दो, इन चीजों का रैशनल अंडरस्टैंडिंग दो कि ये सब क्या है, क्यों चाहिए ये सब, तभी कोई इंसान इसकी प्रैक्टिस कर पाएगा। प्री कंडीशन मतलब पहले हमें ये चाहिए, इसकी समझ चाहिए, फिर हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वही छोटे बच्चे को बोला झूठ नहीं बोलना, वो बोलेगा, उसको समझाइए झूठ क्यों नहीं बोलना, फिर वो नहीं बोलेगा। यही बात सोक्राट्स ने कही। और वो कहता है कि अगर आप इसकी समझ नहीं दोगे तो फिर वो इविल हो जाएगा, बुरा होगा, वो कुछ गलत भी कर सकता है, क्योंकि आपने उसको समझाया तो है नहीं ना। सोचिए, बड़ी अच्छी बात लिखी। कहते सोक्रेट ने कहा आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं, बट टू गो अबाउट परसुएडिंग यू ऑल, बस एक ही काम करता हूं, तुम सबको समझाने की कोशिश करता हूं, ओल्ड एंड यंग अलाइक, सबको, ओल्ड और यंग सबको एक जैसे समझाने की कोशिश करता हूं। नॉट टू टेक थॉट फॉर योर पर्सन एंड प्रॉपर्टी, बीच का हिस्सा लिख रही हूं, not to take thought for your person and property. But first and chiefly, लिखती हूँ, to care about the greatest improvement of the soul. Beautiful line. Beautiful line. ये सोक्रेट्स ने कहा, कहते आई डू नथिंग but to go about persuading you all, young and old alike, not to take thought for your person and property, but first and chiefly to care about the greatest improvement of the soul. कहता है कि मैं तुम सब यंग और ओल्ड पीपल को एक जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, बस एक ही चीज सिखाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ कि आप अपने पर्सन और प्रॉपर्टी का चिंता करना छोड़ दो। पर्सन मतलब फिजिकल बॉडी, ये शरीर आपका, दैट इज आपका पर्सन। तो बोलते हैं आप अपने पर्सन और प्रॉपर्टी ये सब के बारे में सोचना छोड़ दो। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज सोचो, और वो है आपकी आत्मशुद्धि, इंप्रूवमेंट ऑफ द सोल। हम बोलते हैं ना, एक अंदर से एक आवाज आती है, वो हमारी आत्मा की आवाज होती है, और हमारी आत्मा की आवाज हमेशा सच बता रही होती है। हम बाहरी सुख की खोज में रहते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं।
ये बात वो समझाना चाहते हैं। और ये सिर्फ हो सकता है जब आप स्पिरिचुअलिज्म में जाएं। मटेरियलिज्म थोड़ा कम करें, स्पिरिचुअलिज्म बढ़ाएं, सेल्फिशनेस खत्म करें, सबका सोचना आरंभ करें, तो ही आपकी इंप्रूवमेंट ऑफ सोल हो सकती है। एथिक्स एक बहुत खूबसूरत रास्ता है एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने का। क्यों? क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो सिर्फ सबका सोचता है, अपना कुछ नहीं सोचता है। क्योंकि इसको सुख ही तब प्राप्त होता है जब सब सुखी हो जाते हैं। क्योंकि इसको यही सुख चाहिए, और तो कोई सुख ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो स्पिरिचुअलिस्टिक है। सोचिए, वो आत्मिक सुख की खोज है, और आत्मिक सुख की खोज में कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई बाहरी हेल्प नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारे से मुलाकात चाहिए, हमें सिर्फ हमारे से बातचीत चाहिए। सोचिए मैंने क्या बोला। बहुत अच्छी लाइन लिखी है आगे, ब्यूटीफुल लाइन। इनमें से कोई भी लाइन आ जाएगी एग्जाम में। बोलता है, टेल यू, virtue is not given by money. Beautiful line. वर्च्यू होता है गुड क्वालिटी, सद्गुण। एक इंसान के अंदर जो खूबियां हैं वो वर्च्यूज होते हैं उसके। कहते पैसे से वर्च्यूज नहीं आते, बट दैट फ्रॉम वर्च्यू कम्स मनी। कि आपके अंदर सद्गुण होंगे, आपके अंदर गुड क्वालिटीज होंगी, तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। एक बिजनेसमैन जो बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट नहीं निकालता, कस्टमर की हर तरह की केयर करता है, उसको ये परवाह है कि कोई दुखी ना हो, मैं गलत चीज ना बनाऊं, मैं गलत सर्विसेज ना दूं, जो किसी का नुकसान नहीं करेगा, कोई उसे छोड़ेगा? वो कोई भी नया प्रोडक्ट लाएगा, लोग उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। पैसे की क्या कमी होगी उसके पास? कोई भी नहीं। सोच के देख लीजिए मैंने क्या बोला, जस्ट मार्वलस। तभी उसने बोला कि कोई सोचे कि मैं खूब पैसा ले लूं तो मेरे सद्गुण आ जाएंगे, बल्कि उल्टा है भाई, सद्गुण लेकर आओ तो पैसा अपने आप आ जाएगा। और सद्गुण या वर्च्यूज लाने का एक ही रास्ता है, बी एथिकल। सबका सोचो, फिर डिसाइड करो, जो करना है सबको सोच के करो, किसी का नुकसान ना हो। इसी से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट पैराग्राफ आया, बहुत अच्छा, जिसमें उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। जो बात हम पढ़ चुके हैं, बस उसने कंपैरिजन किया। कहते वेदांत और सुकरात, ये दोनों एक बात को लेकर एग्री करते हैं। इन दोनों की थॉट प्रोसेस में एक सेमनेस है, और दोनों ये मानते हैं कि पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर प्रैक्टिस हो सकती है। कहते हैं वेदांत इज एन अग्रीमेंट विद सुक्रेट्स इन होल्डिंग द व्यू दैट प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू, कि अगर आप सद्गुणों को प्रैक्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर वर्च्यूज हो, हमेशा रहें, तो कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू शुड बी प्रिसीडेड by a rational understanding of the implication and nature of virtue। वही बात जो पहले भी कही, अभी वही बात उसने यहाँ पे दोहराई है। वो कहते हैं वेदांत और सुकरात एक ही बात करते हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू आप करो, आप चाहते हो आपके अंदर वर्च्यू और आप उसको प्रैक्टिस करो, वेरी गुड, लेकिन उसके लिए आपको रैशनल अंडरस्टैंडिंग पहले लेनी पड़ेगी। रिसीव मतलब अकर फर्स्ट। तो पहले क्या होना चाहिए? रैशनल अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की? उस वर्च्यू की, उसकी समझ होनी चाहिए।
अगेन वही गुडनेस, ट्रूथ, विजडम, इसकी समझ दोगे तभी उसको कोई प्रैक्टिस कर पाएगा, तभी उसके अंदर ये सद्गुण आ पाएगा। तो ये दोनों ने बात कही है कि अब यहाँ पे ऑथर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि सोक्राट्स और वेदांत में क्या सेमनेस है, तो ये वाली लाइन उसकी आंसर है। आगे भी बड़ा खूबसूरत है एक पॉइंट जो क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बोलता है इट सेज विवेक शुड प्रीसीड वैराग्य। अब वो ये लाइन दे देगा, अब विवेक क्या होता है? अगेन वही अंडरस्टैंडिंग, समझ, ज्ञान। और वैराग्य क्या होता है? डिस्पैशन। पैशन क्या होता है? पैशन होता है किसी चीज के पीछे जुनून, ऑब्सेशन, पागलपन, पीछे पड़ जाना किसी चीज के, तो वो पैशन हो जाता है। और डिस्पैशन उसको उल्टा हो गया, विरक्ति जिसे बोलेंगे शुद्ध हिंदी में। तो वो कहते हैं कि अगर आप कोई चीज छोड़ना चाहते हैं तो पहले उसकी, अगर आप वैराग्य चाहते हैं किसी चीज से, आप चाहते हैं कि मैं इसके पीछे ना पड़ूं, ये छूट जाए और मेरे को नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम ना है, ये वैराग्य है आपका, तो उसके वो उससे पहले उसकी समझ होनी चाहिए कि मेरे को इस वैराग्य से क्या फायदा है, ये किस लिए मैं वैराग्य करूं। मैंने आपको कहा, मैंने कहा जंगलों में चले जाओ, संत बन जाओ आप, क्यों भाई? मैंने आपको बोला वैराग्य ले लो, सब कुछ छोड़ दो आप, बहुत अच्छा है आपके लिए, जन्म सिद्ध हो जाएगा आपका। ऐसे बोलने से थोड़ी ना आपको लगेगा कि वैराग्य सही है। या किसी भी चीज से अलग होने की मैंने आपसे बात करी कि ये मत करो, वो मत करो, वो चीज छोड़ दो। मैंने आपको बोला नॉनवेज छोड़ दो, तो मुझे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी कि क्यों छोड़ दूं। बात फिर वही आ गई कि अगर हम चाहते हैं कि कोई किसी चीज को प्रैक्टिस करे तो पहले उसकी रैशनल अंडरस्टैंडिंग देना बहुत जरूरी है। उसी रैशनल अंडरस्टैंडिंग को वो विवेक कह रहा है। तो विवेक शुड प्रीसीड वैराग्य, इसका मतलब है पहले समझाओ फिर ही उसके अंदर ताकत आएगी, क्योंकि उसको समझ मिल गई, उसको ज्ञान मिल गया कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा या किस लिए करना चाहिए, फिर ही वो उस चीज को अमल कर पाएगा, फिर ही उसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। He says it says विवेक शुड प्रीसीड वैराग्य एंड द प्रैक्टिस ऑफ षट संपद। अब एक नया पॉइंट आया जो फिर से एक क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं पूछा है, मुझे क्या पता, पूछ ले शायद। उसने बोला एक षट संपद होता है, अब वो ये पूछ लेगा जी षट संपद क्या होता है। षट संपद 6 एथिकल वैल्यूज है। कोई सीधा सीधा आपसे पूछे और षट संपद क्या होता है, तो इसका छोटा सा आंसर है 6। षट मतलब 6 होता है मेरे ख्याल से, तो षट संपद क्या हुआ? 6 एथिकल वैल्यूज। वो कहते हैं कि अगर आप, बहुत अच्छा लिखता है भाई गॉड, कहते हैं अगर आप अपने माइंड और इमोशंस को स्टेबलाइज करना चाहते हो, वो कहता है अगर आप अपने माइंड और इमोशंस को स्टेबलाइज करना चाहते हो, स्टेबलाइज समझते हैं, स्टेबल करना चाहते हो, उतार चढ़ाव नहीं, बहुत सुख बहुत दुख सब परेशानी खड़े करते हैं, नॉर्मल। माइंड कभी परेशान कभी बहुत ठीक, ऐसे नहीं, नॉर्मल, कांस्टेंट। ना बहुत गम में गम होता है, ना बहुत दुख में दुख होता है, ना बहुत सुख में सुख होता है, एक जैसा माहौल रहता है, ना डिप्रेशन होता है, वो सब स्टेबल माइंड है। तो वो कहता है अगर अपने आप काबू करना चाहते हो, स्टेबलाइज का मतलब है आपने काबू में कर रखा है, आपके ऊपर किसी चीज का कोई बैड असर नहीं पड़ता, तो आपने अपने माइंड और इमोशंस को स्टेबल कर रखा है। तो वो कहते हैं अगर आपने माइंड और इमोशंस को स्टेबल करना चाहते हो, एकदम एग्रेसिव ऐसे हो जाओ, ऐसे नहीं चाहते हो, क्योंकि एग्रेशन में हम कुछ गलत भी कर जाते हैं, एकदम भावुक होकर कुछ गलत कर जाते हैं, तो बहुत इमोशनल होना भी ठीक नहीं है, सब चीज ठीक ठीक होना चाहिए। तो कहते हैं ये ये स्टेबलाइजेशन लाया जा सकता है, ये माइंड और इमोशंस को आप स्टेबल कर सकते हैं षट संपद से। और षट संपद क्या है? 6 एथिकल वैल्यूज है। अब इसमें उसने क्या क्या बोला? ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी होता है शांति, ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? पीस,
अगर आपके मन में शांति है तो ट्रैंक्विलिटी है। यही तो हम स्टेबलाइज माइंड और इमोशंस अगर आपके स्टेबलाइज्ड है तो इसका मतलब है आप शांत मन के व्यक्ति हैं। परेशानी नहीं होती है आपको किसी भी बात से, कुछ हासिल नहीं हुआ तो भी आप शांत रहते हो, कोई भागा दौड़ी में नहीं भाग रहे हो आप। क्योंकि एक इंसान जिसको बहुत प्राप्त हो जाता है और फिर आगे लगता है अभी कम है और प्राप्त करना है, जिसे बोलते हैं 99 का फेर, कि जितना भी मिल जाए कम है, बल्कि जितना ज्यादा मिले और प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती है। ये अनस्टेबल माइंड है, ये अनस्टेबल इमोशंस है। और जब आपका मन शांत होता है, दिमाग शांत रहता है, तो इस तरह की आपका बिहेवियर खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से एग्रेशन खत्म हो जाता है, उसकी वजह से आप कुछ गलत करने से बच जाते हो। कहता है आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको स्टेबल करना है। शांत रखो अपने आप को, जो है अच्छा है। फिर उसने इसमें बोला ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिस की तरफ बोलना चाहता है कि आप किसी चीज में ट्रेनिंग लेंगे तो अपने आप स्टेबल होने लग जाएगा। मतलब कोशिश करते रहिए तो आपका माइंड और इमोशन स्टेबल हो सकते हैं। फिर उसने बोला विड्रॉल। विड्रॉल होता है किसी चीज को छोड़ देना। मुझे कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा ओके, तो मेरा मन शांत हो गया, बेचैनी नहीं है मुझे। देखो विषय सिर्फ एक चल रहा है कि माइंड और इमोशंस को स्टेबल करना है, तो विड्रॉल से बड़े आराम से हो सकता है। कोई चीज नहीं मिल रही है तो इतना क्यों परेशान हो रहे हैं कि बिल्कुल एकदम बीपी हाई कर लिया, डिप्रेशन हो गया, वो सब नहीं है ठीक। तो उसके लिए विड्रॉल अगर आप कर लेंगे, अपने आप को उससे हटा लेंगे, तो अपने आप शांति मिल जाएगी आपको। उसके बाद उसने बोला फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस होता है माफ करने की शक्ति। आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। अगर हम किसी से नाराज हैं, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन है, सिर्फ हमारा बीपी हिल रहा है, सिर्फ हमारे दिमाग में टेंशन है, जिससे हम नाराज है शायद उसे एहसास भी नहीं है। वो तो बड़े मजे से अपने जीवन जी रहा है, लेकिन हम सारा टाइम उसके बारे में सोच सोच के अपने पूरे दिन के काम भी खराब कर रहे हैं, अपने दिमाग को भी उलझा रहे हैं, अपना मन भी खराब कर रहे हैं, उदास भी हम ही रह रहे हैं, ब्लड फ्लो भी हमारा ही खराब हो रहा है, बीपी हमारा हाई हो रहा है, हार्ट पे हमारे प्रेशर पड़ रहा है, बैड फीलिंग्स, नेगेटिव एनर्जी, क्या मिल रहा है? वही मान लीजिए हमने उस इंसान को माफ कर दिया। अगर हमने उसे माफ किया तो आप समझिए इससे हमारा फायदा है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका हमारे दिमाग में जो हावी होना था वो खत्म हो जाएगा, हम उसके बारे में विचार करना छोड़ देंगे, हमारे दिमाग को सुकून मिलेगा। परेशानी खत्म कर दी हमने, सोच विचार खत्म, परेशानी खत्म, बीपी एकदम नॉर्मल, बट ब्लड फ्लो बिल्कुल बढ़िया, हैप्पी हार्मोन्स बनने शुरू हो गए आपके, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल निकल गई बॉडी से, ओनली पॉजिटिव एनर्जी, होप्स। इमेजिन करिए कितना अच्छा लग रहा है, ना मन दुख, ना दिमाग को बेचैनी, हो गया ना स्टेबलाइजेशन, माइंड का भी और इमोशंस का भी। सबसे बड़ी ताकत है माफ करने वाले में। जब आप माफ करते हैं आप सबसे बड़े हो जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आता है फेथ। बहुत बुरा हो रहा है किसी के साथ, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास है उस प्रभु में। गीता ने कहा कर्म करो फल का मत सोचो, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। एज अ स्टूडेंट मैं आपको भी यही बोलूंगी, आप सिर्फ कर्म करो। आपके पास जो भी हालात हैं, जितने भी दिन है, जितनी भी ताकत है, बस उतना ही करो, लेकिन अपना कोई भी कसर मत छोड़ो, गिव योर बेस्ट। और ये सोचना छोड़ दो मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, क्योंकि उसको सोचने में भी समय बर्बाद करते हो आप, वो आपका एरिया ही नहीं है, तो उस पर क्यों विचार कर रहे हो? उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है,
तो क्यों सोच रहे हो, क्यों बेचैनी हो रही है बेबात की बातों की? सिर्फ कर्म करो इस विश्वास के साथ कि मुझे कर्म करना है, फल की बारे में मेरे को कुछ सोच वोच नहीं करनी है, जो होगा सही होगा। पास हुआ तो अच्छा, ना पास हुआ तो कुछ कभी समझ लूंगा, अगली बार इंप्रूव कर लूंगा। जिंदगी है, खूबसूरती से जीना ही तो है। हर पल मन को बेचैन करके, दिमाग को परेशान करके कुछ नहीं मिलेगा। आज के हसीन पल जो इतने खूबसूरत वक्त गुजरा है, बर्बाद कर दिए क्योंकि बेचैन रहा, परेशान रहा, बेकार की बातें सोचता रहा, फालतू की घबराहट होती रही, नेगेटिव पिक्चर्स बनाता रहा। अगर फेल हो गया तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, पता कुछ है नहीं फिर भी सोचे जा रहा है। किस लिए? ये हो सकता है सब प्रॉब्लम सॉल्व अगर आपको विश्वास हो किस पे, प्रभु पे। मतलब ये मेरा ख्याल है, ऑथर ने तो एक वर्ड लिखा है, ऐसा मैं सोचती हूँ कि अगर आपको फिर एक फेथ से एक और मीनिंग आ सकता है कि मुझे मेरे पे फेथ है कि मैं कर लूंगा, तो भी हो जाता है। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। और जब आप फल के बारे में सोचना बंद कर दोगे तो आपकी अपने आप प्रोसेस थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देख लो। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया अपनी जिंदगी में, ये सब मेरा यही सब मानना है। थिंक पॉजिटिव, it will be positive. And how we think positive? Don't think about the result. Just do your best. Your best. बेस्ट मतलब ये वर्ड सीख लो, जितना आप कर सकते हो। बाद में खुद को फील नहीं आया मैं ये भी कर सकता था, मैं वो भी कर सकता था, वो नहीं होना चाहिए। हर पल इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो कोई घबराहट नहीं होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और माइंड और इमोशंस बिल्कुल स्टेबल। यही तो वो सिखा रहा है आपको कि षट संपत्ति लेकर आइए, 6 एथिकल वैल्यूज लेकर आइए, आप बहुत बढ़िया जीवन जी सकते हैं। और फिर उसने बात किया फोकस। फोकस होता है केंद्रित करना। इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरे दिमाग में मेरा फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी, मेरी फिजिकल मेंटल स्ट्रेसेस, ये सब आ जाएगा, मैं नहीं पढ़ा सकती। आई कैन नॉट गिव माई बेस्ट इफ आई डू नॉट फोकस। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड और इमोशन स्टेबल रहे, तो जो कर रहे हैं वो पल उसको ही दीजिए ना। जिस पल जो हो रहा है उस पल को उसी तरीके से जिए। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की टेंशन होने लग रही है, तो उसकी बुक ही हटा दीजिए ना अपने आसपास से। टेबल पे एक ही किताब रखिए बस, मैथमेटिक्स या कॉस्टिंग, जो भी एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बस वो किताब रखिए ना अपने सामने आप। इसको फोकस ही तो बोलेंगे, केंद्रित होके कर रहे हैं, तो अपने आप सारी टेंशन खत्म। प्लस केंद्रित होने से हमारा फेथ है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, उससे फिर हमारी घबराहट खत्म। हमें घबराहट सिर्फ तब होती है जब हमारे मन से आवाज आती है, अंदर से एक आवाज आती है, बेटा तूने कमी छोड़ दी, तूने अपना पूरा नहीं किया परफॉर्मेंस, इसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। वो नहीं होगा अगर आप फेथ भी रखोगे और फोकस भी कर जाओगे। और फिर इस बात में विश्वास कि फल के बारे में तो सोचना ही नहीं है। आपके जीवन के सारे कष्ट ना खत्म हो जाए, नाम बदल देना आप मेरा। सीरियस बात कर रही हो, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, इसलिए मैं बोल रही हूँ। दिस इज द ट्रूथ। फिलहाल ये बात कि ये 2 टी है, एक डब्ल्यू और 3 एफ है, तो टी स्क्वायर एफ क्यूब डब्ल्यू। बहुत तरीके होते हैं मेमोराइज करने के, आज तक नहीं पूछा एग्जामिनर ने, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्या पता पूछ ले, 4 मार्क का आ सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बड़ी ब्यूटीफुल लाइन लिखी जो फिर से ऑथर यूज कर सकता है एग्जाम में। बोलते हैं द नॉलेज, जस्ट ब्यूटीफुल लाइन, कि अगर आपको ज्ञान मिल जाए, द नॉलेज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ
does not deter people from moving to the evil side of things. ब्यूटीफुल लाइन। वो पता है क्या कह रहा है? कहते हैं अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है, मैंने आपको समझा दिया कि ये अच्छी क्वालिटी है, ये बहुत फायदेमंद है, आपके अंदर ये खासियत होनी चाहिए, आप इस सद्गुण को प्राप्त करें, कोशिश करें कि ये गुड क्वालिटी आपके अंदर आए, यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट टू गेट दिस क्वालिटी। बहुत समझाया मैंने आपको। तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि पूरा ज्ञान मिलने के बाद आप पक्का गलत काम नहीं करोगे। मैंने बच्चे को सिखा दिया बेटा झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलने का ये नुकसान है, वो नुकसान है, ऐसा है वैसा है, और उसे मान लीजिए अभी तक झूठ बोलने की बहुत ज्यादा आदत थी, तो वो एकदम थोड़ा खत्म कर देगा? आदत बन चुकी है भाई। सोचेगा तो खत्म होगा। सोचिए मैंने क्या बोला, ये बहुत पावरफुल लाइन बोली है। नॉलेज से कुछ नहीं होता है। एक लेडी सुबह 4 घंटे मंदिर में बिताती है, जरूरी नहीं है सत्संग सुनने के बाद भी घर में सबके साथ अच्छा व्यवहार हो। सोचने से होता है सब कुछ। अगर वो चाहे सत्संग सुनने के बाद, अगर वो चाहे और उस चीज पे अमल करे, उसको प्रैक्टिस में लेकर आए, तभी वो सद्व्यवहार आ सकता है, तभी उनके आचरण में परिवर्तन आ सकता है, उनका बिहेवियर सबके साथ चेंज हो सकता है, अच्छा हो सकता है। फिर उस सत्संग के प्रभाव से ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में उनके अंदर की ताकत है जो उनसे ऐसा करवा रही है, उनकी अपनी इच्छा है जो इससे वो उनसे करवा रही है। सिर्फ समझ आने से कुछ नहीं होता। आप किसी गलत व्यक्ति को बहुत समझाइए, बहुत समझाइए, जरूरी नहीं है वो गलत करना रोक देगा। अगर ऐसा होता, हम बचपन से स्कूल में हर बच्चा सीखता नहीं है मॉरल वैल्यूज के बारे में, तो हर बच्चा थोड़ी ना अच्छा बन जाता है, कोई ना कोई तो गलत काम करता ही रहता है ना इंसान, तभी तो सभी तो स्कूल से पढ़ के निकले होते हैं, फिर भी कुछ लोग गलत काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उस सत्संग का या उस गुड वैल्यूज जो उनको सिखाई जाती है या उस नॉलेज का प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि नॉलेज होने से हम रुक जाएंगे और इविल साइड पे नहीं जाएंगे। डेटर मीन्स प्रिवेंट, कि नॉलेज है वो लोगों को रोकती नहीं है इविल साइड पे, इविल साइड पे वो अभी भी जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? प्रैक्टिस इज मस्ट। इसका मतलब नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, तब जाके आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। कहते दिस इज द इनस्क्रूटेबल इल्यूजन। कहता लोगों को एक भ्रम है कि सत्संग सुन लेने से, मंदिर पूजा कर देने से ही सब अच्छा हो जाता है। जबकि सब कुछ अच्छा करने से अच्छा होता है। बाकी वो अच्छा करते तब है जब उसका ज्ञान हो जाता है, तो इसलिए उसकी नॉलेज होना बहुत अच्छी जरूरी बात है। इसलिए सत्संग जरूर करना चाहिए। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो वैसे ही सद्बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी तो उस तरफ दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो इच्छा जागृत होगी, इच्छा जागृत होगी तो हम अपने लिए कर्म भी करने लगेंगे, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तो आप अपने आप बढ़िया इंसान बनने लग जाएंगे। ऐसा ऑथर कह रहा है। कहते दिस इज इनस्क्रूटेबल इल्यूजन। कहते ये एक ऐसा भ्रम है, रहस्य सा। कहते दिस इज इनस्क्रूटेबल इल्यूजन कवरिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन, सेज द वेदांत। कि वेदों में ये बात लिखी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नॉलेज से ही सब कुछ हो जाता है, जबकि नॉलेज से जरूरी नहीं है वो इविल ना करे। ऐसा हो सकता है नॉलेज होने के बावजूद वो इविल साइड जाए, गलत रहा जाए, क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है इसमें, महात्मा गांधी के 7 सोशल सिंस की बात आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है 4 मार्क का, ये 2 बार आ चुका है। एक तो आया था नवंबर 13 में 4 मार्क्स का, एक उससे पहले आया था। 7 सोशल सेंस जो महात्मा गांधी ने दिए हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। तो सिन होता है पाप, गलत काम।
तो वो कहते हैं समाज की तरफ आप एक सिन कर रहे हैं अगर आप ये 7 पॉइंट्स पे ध्यान दें तो, मतलब उनके हिसाब से ये 7 सिंस है। पहला आता है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स होता है हमारे सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? ये तो हिंदी बोल दीजिए आपने। तो ये होती है हमारी सोच, क्या सही क्या गलत हमारी नजर में, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी फिलॉसफी, हमारी थिंकिंग, हमारी नजर में क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, ये हमारे प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। इन प्रिंसिपल्स के आधार पर, हमारी सोच के आधार पर हम जीवन जीते हैं। अगर एक इंसान एक सोच रखता है और दूसरे वक्त पे उस सोच को छोड़ के कोई और सोच शुरू कर देता है, तो फिर वो अपने प्रिंसिपल्स पे पक्का नहीं है। उसने प्रिंसिपल्स बनाए तो, लेकिन वो उस पर टिका नहीं हुआ है। फिर प्रिंसिपल्स क्यों बनाए? इसका मतलब प्रिंसिपल्स का फायदा ही तब है जब आप उन पर टिको। इसका मतलब जिस पर टिके वही प्रिंसिपल्स मेरी नजर में। अगर मैंने बोला ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, इसका मतलब उसने अपने कुछ नियम, कुछ थॉट प्रोसेस बना रखे हैं, उसकी नजर में कुछ अच्छा और कुछ बुरा, तो सदा वही अच्छा और सदा वही बुरा ऐसा है। उसने अपने लिए कुछ काम डिसाइड कर रखे हैं, ऐसे करूंगा ऐसे नहीं करूंगा, अगेन वही नियम और यम, तो वो उन पर टिकता है। दैट इज व्हाट इज ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। अब गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स होता है राजनीति, राज करने की नीति। राजनीति में वो लोग आने चाहिए मेरे हिसाब से जो देश का उद्धार करना चाहते हैं। और देश इतना बड़ा होता है, उसका उद्धार तभी हो सकता है जब आप सेल्फलेस होकर आए। पैसा कमाना है तो बिजनेस करिए ना, पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं? पॉलिटिक्स तो एक ही चीज है, देश को आगे बढ़ाना, देश का सोचना, सबके बारे में, सबकी भलाई के बारे में सोचना। वो तभी हो सकता है जब आप स्वयं को भूलें, सिर्फ सबका सोचें, मतलब एथिकल। तो गांधी जी ने यही तो कहा कि आप अपने प्रिंसिपल्स पे टिकते हैं और फिर पॉलिटिक्स करते हैं, वही सही मायने की पॉलिटिक्स है। नहीं तो आप सोसाइटी की तरफ एक अपराध, एक पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स करते ही इसलिए है ताकि सबका ख्याल रखें, देश को संभालें। सोच लीजिए मैंने क्या बोला, थिंक अबाउट इट। अगर अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स आ जाए, देश का बदलाव हो जाएगा, कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, राम राज्य आ जाएगा फिर से। एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर की तो जरूरत होती है जो प्रिंसिपल्स के साथ काम करे। दैट इज व्हाट गांधी जी सेड और ही वांटेड टू से। फिर वेल्थ विदाउट वर्क। इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, पैसे से पैसा बनता है। जिसके पास पैसा है अगर वो काम ही ना करे तो उस पैसे का क्या फायदा? टाटा बिरला रिलायंस करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हैं उनके पास। अगर उस पैसे से वो आगे और इंडस्ट्रीज ना लगाए तो देश का क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। मकसद ही यही होना चाहिए कि जिसके पास वेल्थ है वो तो काम करे जरूर, औरों को भी काम करने का मौका दे, जिससे इकोनॉमी आगे बढ़े, ताकि सोसाइटी का उद्धार हो। इसलिए अमीर बाप के बच्चे को कभी नहीं बैठना चाहिए, उसको और काम करने का सोचना चाहिए, क्योंकि वो उस काबिल है कि उस पैसे से और पैसा बना सके, औरों को काम दे सके, औरों को आगे बढ़ा सके। सोचिए। फिर कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है? सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इस चीज की समझ कि क्या गलत और क्या सही। जो ज्यादातर लोगों को सही लगे वही मॉरल है। और कॉमर्स क्या? व्यापार। हम सारे जो बिजनेसमैन हैं सोसाइटी में, सोसाइटी ने ही तो बनाए हैं। इन सारे बिजनेसमैन को अपने रिसोर्सेज किसने दिए? सोसाइटी ने। मैन पावर, मनी,
मटेरियल, मशीन्स, सब कहाँ से आया? सोसाइटी से। सोसाइटी ने क्यों दिया? एक विश्वास के सहारे। तो एक ट्रस्ट है जिसके बेसिस पे इन सारे बिजनेसमैन को या कमर्शियल वर्ल्ड को रिसोर्सेज मिले। तो इस कमर्शियल वर्ल्ड का भी एक ड्यूटी बन जाता है कि वो मॉरली चले, मॉरल्स को फॉलो करें, वो करें जिसमें सबका भला। अगर एक इंसान व्यापार भी करता है और दूसरे का नुकसान भी करता है, पाप नहीं कर रहा है क्या समाज की तरफ? वो समाज जिसने उसको बनाया उसी समाज के साथ गलत कर रहा है। ये कहना चाहते थे गांधी जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। ये तो पढ़ के आप भी समझ गए होंगे, दोनों वर्ड्स आपको भी आते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, इतना नॉलेज देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, किस लिए? कि एक वो चरित्रवान बच्चा बने, एक करेक्टर वाला, अच्छे करेक्टर का इंसान बने। अच्छे करेक्टर का इंसान कौन होता है? जो किसी को परेशान नहीं करता है, जो किसी की कमी का कोई फायदा नहीं उठाता है। सुनिए कितना पावरफुल लाइन बोला है। किसी में कोई कमी है तो आप उसका फायदा नहीं उठाएंगे उसका। ये गुड कैरेक्टर इंसान की पहचान होती है। क्या करेंगे उस इंटेलिजेंसी का जिससे सिर्फ आप अपना फायदा कर रहे हैं और दूसरे का नुकसान कर रहे हैं? मैंने किसी से कहा भी, मैंने कहा आप उसके साथ डील कर रहे हो, उसका तो नुकसान हो रहा है। कहते ये तो वो सोचे ना उसका नुकसान हो रहा है। मैंने कहा उसके दिमाग में ही नहीं आ रहा। कहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि आप क्लेवर माइंड है, जो कनिंगनेस की तरफ चला गया। आप तो क्लेवरनेस एक अलग बात होती है, कनिंगनेस एक अलग बात होती है। क्लेवर होता है जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेज, और कनिंग होता है जो उस तेज दिमाग का गलत इस्तेमाल करता है। दूसरा थोड़ा सा बेवकूफ है तो आपने उसका नुकसान करवा दिया। क्यों भाई? उसको जीने का हक नहीं था। मेरे हिसाब से ये आपका बेबाक फायदा बनाना हुआ। बेबाक के आप अपना फायदा बना रहे हैं। तो हम नॉलेज इसलिए नहीं लेते हैं कि हम दूसरों का नुकसान करें, बल्कि हम इसलिए लेते हैं कि हम एक गुड कैरेक्टर बन के रहें, जिससे किसी का नुकसान ना हो। फिर प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस। देखो इसको ऐसे, साइंस होता है ना, साइंस, कौन साइंस नहीं पढ़ेंगे, कॉन्शियंस। किसी को सीखना है अगर तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, कॉन्शियंस। तो वो क्या कह रहा है? प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या होता है? क्या सही क्या गलत इस चीज की समझ, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आप समझ आ गया होगा। प्लेजर क्या होता है? कोई भी आपकी हैप्पीनेस, कोई भी खुशी, कोई भी आनंद। तो जिंदगी में कभी भी कोई आनंद प्राप्त करते हैं तो देख तो लेना चाहिए किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। उस आनंद का क्या फायदा जिसमें किसी को आपने परेशान कर दिया। बाकी आगे आप बहुत समझदार हैं, इस विषय पे आप भी बहुत बोल सकते हैं। फिर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। इसमें मैंने पहले भी बोला था, साइंस जिससे हमें समझ आती है, ज्ञान मिलता है हर चीज का, कॉज एंड इफेक्ट समझ आता है हर चीज का, एग्जैक्टनेस क्लियर होती है चीजों की, नॉलेज कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको, उस साइंस का इस मानव जाति के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमैनिटी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, क्या फायदा उसका? ह्यूमन बॉम्ब बना रहे हैं, टेररिस्ट जो अपने सारे हथियार यूज करते हैं या जो भी चीजें यूज करते हैं,
मेरे को तो वर्ड्स भी ठीक से नहीं आएंगे बोलने। वो सब साइंस की देन है भाई, ह्यूमन बॉर्न साइंस की देन है। क्या फायदा इन सब चीजों का, क्या मिलता है इस सब से? हम इसलिए तरक्की नहीं की है, हम इसलिए सब कुछ नहीं सीखे हैं कि हम हमारा ही नुकसान कर दें। हम सब एक ही तो है, एक ने दूसरे का नुकसान किया तो अपना ही तो नुकसान हुआ। क्या फायदा इतना ज्ञान जो हमने प्राप्त किया, समय के साथ साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। फिर वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, $60-year-old वुमन है, 60 साल की लेडी है, घर में बच्चे हैं, बेटा है, बहू है, बहू के बेटा के बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, 2 बच्चे हैं, पूरा परिवार है। ओल्ड लेडी को मंदिर जरूर जाना है, सुबह के 3 घंटे वही बिताने हैं। वो 3 घंटे जब बहुत अच्छे से फिजिकल पावर है उनके पास, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, ऐसा नहीं है कि चल नहीं पाती है, सब कुछ ठीक है, शारीरिक ताकत है, लेकिन उनके दिमाग में एक बार ये नहीं आता कि सुबह के टाइम मुझे मेरी बहू या बेटे का साथ देना है और घर में सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है उनकी तरफ, उनका दिमाग, उनको अपने मंदिर जरूर जाना है, वो भी उसी टाइम जाना है जिस टाइम से घर में सब काम कर रहे होते हैं। आई डोंट अप्रिशिएट दिस। क्या फायदा है ऐसी पूजा पाठ का जिसमें आप किसी के लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर पाते? तो पूजा पाठ किस लिए कराई जाती है? ये सत्संग किस लिए होता है? ज्ञान बढ़ाने के लिए। किस तरफ का ज्ञान? कि सबका ध्यान रखो। सबका ध्यान रखने तो अपने आप को भूलना पड़ता है, तो वहां आता है सैक्रिफाइस। यही गांधी जी कहना चाहते हैं कि वर्शिप कर रहे हो और सैक्रिफाइस की कोई फीलिंग नहीं है तो समझ लो सोसाइटी की तरफ एक सिन कर रहे हो। तो ये 7 सिंस हैं जिसके बारे में गांधी जी ने चर्चा करी, जो सोसाइटी की तरफ होते हैं। अगर इस तरीके से जिया जाए तो अगर आप सीख लें ये 7 सिंस तो एक बहुत बेहतर इंसान बना जा सकता है मेरे हिसाब से। आई रियली अप्रिशिएट what all Gandhi ji said. Politics without principles, wealth without work, commerce without morality, knowledge without character, pleasure without conscience, science without humanity, and worship without sacrifice. Right? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, जो अगले लेक्चर में लेंगे बेटे मेरे। ठीक है, ओके, बाय बाय।